हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक के बारे में बातचीत करेंगे। आज की हम परीक्षा मंथन कार्यक्रम में टॉपिक लेंगे जॉन लॉक के बारे में। विद्यार्थियों, आप लोगों को मालूम है कि जॉन लॉक, रूसो और हॉब्स जो तीनों हैं, तीनों जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं, ये सामाजिक समझौता सिद्धांत की श्रेणी में आते हैं। और आप लोगों ने इनके बारे में आगे जो वीडियो आप लोगों ने जो देखा था, उसमें हमने जॉन लॉक के बारे में जो बताया था कि जॉन लॉक ने सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में किस प्रकार से बनाई थी। तो उन्होंने दो प्रकार के सामाजिक जो समझौता सिद्धांत किया था, और उस टाइप में उन्होंने प्राकृतिक अवस्था के बारे में क्या बताई थी। प्राकृतिक अवस्था के बारे में जो इन्होंने जो उस समय के जो तीन प्रमुख अधिकार क्या क्या हुआ था उसके बारे में बताया था। तो इस टाइप और जॉन लॉक का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत, हॉब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत या रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत से किस प्रकार से भिन्नता, इन बारे में हम लोगों ने यूट्यूब वीडियो के माध्यम से अध्ययन किया था। आज हम ये आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि जॉन लॉक का जो टॉपिक है, जॉन लॉक का जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर राजनीति विज्ञान में जो एग्जाम की दृष्टि से किस टाइप के जो प्रश्न आते हैं, और तो उसके बारे में हम लोगों को देखना होगा कि किस टाइप की जो छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि इसमें तीन कैटेगरी के आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो है अति लघुत्रात्मक, और उसके बाद में आता है लघुत्रात्मक, उसके बाद में आता है निम्नतात्मक। तो हम देखेंगे कि जॉन लॉक के जो टॉपिक है, इसमें अति लघुत्रात्मक टाइप के कैसे प्रश्न आते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, जॉन लॉक के अनुसार मानव स्वभाव कैसा था। यानी कि लॉक के अनुसार उस समय जो राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उससे पहले राज्य में की उत्पत्ति नहीं होने से पहले जो प्राकृतिक अवस्था थी, उस प्राकृतिक अवस्था में जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य का स्वभाव कैसा था। तो लॉक कहता है कि मनुष्य का जो स्वभाव है वो परोपकारी, दयालु, सहयोगी व समाज प्रिय था। यानी हॉब्स का जो मानव स्वभाव है, हॉब्स के मानव समाज से ये इसका बिल्कुल ही विपरीत है। जहाँ हॉब्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जो स्वभाव है, एक हिंसक था, क्रूर था, ठीक है, निर्दयी था, और जिसकी लाठी उसकी भैंस का बोलबाला था। तो इस प्रकार से जो एक पार्श्विक प्रवृत्ति की जो बारे में जो बताता है, हॉब्स बताता है। लेकिन लॉक कहता है कि मनुष्य का जो मानव स्वभाव है वो बिल्कुल ही एक परोपकारी, दयालु, सहयोगी एवं समाज प्रिय था। दूसरा प्रश्न आता है कि लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में कितने अधिकार थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विद्यार्थी ध्यान दे। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, और यहाँ तक कि जो कंपटीशन का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें भी इस टाइप के जो प्रश्न कई बार एग्जाम में एग्जामिनर पूछे जाते हैं। तो विद्यार्थी ध्यान दे, लॉक के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था थी, उस प्राकृतिक अवस्था में तीन प्रकार के अधिकार प्रदान थे। अब उसमें था जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का और संपत्ति का। जीवन का अधिकार, लॉ कहता है कि मनुष्य को जीवन का अधिकार है वो मिलना चाहिए। बहुत ही बढ़िया बात कहता है। पहले कहता है कि जीवन का अधिकार मिलना चाहिए, यानी कि सभी व्यक्ति को राइट टू लिव, जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए। दूसरी बात कहता है कि स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार। और तीसरा वो कहता है कि संपत्ति का अधिकार। तो ये तीन लॉ के अनुसार जो तीन महत्वपूर्ण जो अधिकार हैं, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। अब तीनों जब अधिकार ये इसका जो अस्तित्व समाप्त होता है, तो ऐसी स्थिति में राज्य की मांग उठती है। तो उस समय कहता है, और फिर लॉ कहता है कि जो कई बार ये भी प्रश्न पूछते हैं कि लॉ के जो तीनों प्राकृतिक अवस्था में जो अधिकार थे, इस अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार कौन सा था। तो वो था संपत्ति का अधिकार। क्योंकि प्रॉपर्टी का जो राइट होता है, प्रॉपर्टी व्यक्ति के प्रॉपर्टी के ऊपर अगर किसी का अतिक्रमण हो जाता है या लोग प्रॉपर्टी उसकी छीन लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति वो कंगाल हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसकी जो बाकी जो अधिकार हैं, उस अधिकारों का कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। इसलिए लॉक अपने समय में कहता है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो अधिकार उसके अनुसार सर्वोच्च माना जाता है। तो विद्यार्थी ध्यान दे, लॉक ने तीन प्रकार के प्राकृतिक अवस्था में अधिकार बनाए थे। उसने जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और
संपत्ति का अधिकार, और संपत्ति के अधिकार को वो इन तीनों ही अधिकारों में सर्वोच्च मानता है। उसके बाद अगला प्रश्न पे हम बात करते हैं, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था किस प्रकार की थी। यानी यहाँ बताते हैं कि लॉक के अनुसार, यानी कि जिस समय राज्य का जन्म नहीं हुआ था, अस्तित्व में राज्य नहीं आया था, तो उस समय प्राकृतिक अवस्था किस प्रकार की थी। तो लॉक कहता है कि सद्भावना, आपसी सहयोग, शांति व सुरक्षा की अवस्था थी, अतः हॉब्स की तरह संघर्ष की अवस्था नहीं थी। यानी कि लॉक कहता है कि जिस प्रकार से हॉब्स ने जो प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है, उस टाइप की जो प्राकृतिक अवस्था उस समय नहीं थी। लोग आपस में सद्भावना से रहते थे, आपसी सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करते थे, उसके बाद में शांतिपूर्ण रहते थे और सुरक्षा के भाव उसमें मौजूद थे, इस टाइप की थी। अगला प्रश्न विद्यार्थियों आता है कि शासन पर 2 निबंध, 2 ट्रीटिज ऑन गवर्नमेंट, यानी कि ये लॉक की एक महत्वपूर्ण रचना है जो 1690 में लॉक ने लिखी थी। तो उसके बारे में बताते हैं कि कई बार ये प्रश्न आता है कि ये रचना किसने लिखी थी। शासन पर 2 निबंध नामक रचना किसने लिखी थी, तो उसका नाम आता है जॉन लॉक। या ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि जॉन लॉक की प्रमुख पुस्तक कौन सी थी, तो उसमें आपको बताना है शासन पर 2 निबंध, 2 ट्रीटिज ऑन गवर्नमेंट। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, उदारवाद का जनक या प्रवक्ता किसे कहा जाता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है विद्यार्थियों, और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक या प्रवक्ता कहा जाता है। ब्रिटिश जो सरकार थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जॉन लॉक ने उदारवाद के बारे में बहुत ज्यादा पैरवी की थी, इसलिए इसको उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है, हॉब्स एवं लॉक की अध्ययन पद्धति में प्रमुख अंतर बताइए। विद्यार्थी ध्यान दें, हॉब्स भी एक सामाजिक समझौता का सिद्धांतक था, और हॉब्स ने किस प्रकार से और लॉक की जो तुलना में किस प्रकार की गई है। हॉब्स और लॉक की अध्ययन पद्धति में अंतर बताइए। दोनों की अध्ययन पद्धति क्या क्या है, मेथड है। हॉब्स की अध्ययन पद्धति दार्शनिक, तार्किक एवं चिंतात्मक है। विद्यार्थी ध्यान दे, हॉब्स महोदय है, हॉब्स ने अपनी जो अध्ययन पद्धति बताई है वो एक तो दार्शनिक अंदाज पे है, तार्किक लॉजिकली है, और उसके बाद में चिंतनात्मक है। उसके बाद में जबकि लॉक की जहां बात करते हैं, लॉक की जो अध्ययन पद्धति है वो अनुभवात्मक, एक्सपीरियंशियल के आधार पर है, या विवेकवादी है। अनुभववादी और विवेकवादी पद्धति इसकी पाई जाती है। इस प्रकार से इसके बारे में अगला जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें हम बात करेंगे कि सामाजिक समझौता द्वारा राज्य की उत्पत्ति में लॉक ने कितने समझौते बताए हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है लॉक के बारे में, और कई बार एग्जाम में पूछे जाता है कि लॉक ने, ध्यान देना विद्यार्थी, सामाजिक समझौता जो जिसकी जो 3 प्रमुख व्यक्ति हैं, लॉक, हॉब्स, लॉक, रूसो, हॉब्स, लॉक और रूसो, हॉब्स ने और रूसो ने एक ही समझौता बताया, जबकि लॉक महोदय ने 2 सामाजिक समझौते के बारे में बात की। अब हम ये देखते हैं कि लॉक ने 2 सामाजिक समझौते बताए, वो है कौन कौन से। तो पहला तो वो कहता है कि प्राकृतिक दशा को समाप्त करने के लिए उसने एक सभ्य नागरिक समाज की स्थापना की, और लोगों ने जो आपस में जो परस्पर जो समझौता करके एक सभ्य समाज की, एक सिविल सोसाइटी की जो कल्पना या स्थापना की थी, उसको उन्होंने कहा कि सामाजिक समझौता। पहला सामाजिक समझौता है जिससे वो नागरिक समाज की रूप देते हैं। दूसरा कहता है कि नागरिक समाज और सरकार के बीच में जो समझौता हुआ था वो उसका दूसरा समझौता है, जिससे वो राजनीतिक समझौता, पॉलिटिकल राजनीतिक समझौता के बारे में बातचीत करता है। इस प्रकार से लॉक सामाजिक समझौता के 2 प्रकार बताते हैं, पहला तो नागरिक समाज का समझौता और दूसरा वो राजनीतिक समाज का समझौता। अगली बात करते हैं कि लॉक को पूंजीवाद का जन्मदाता किसने कहा है। लॉक को पूंजीवाद का जन्मदाता किसने कहा, यानी कि पूंजीवाद के ऊपर लॉक ने ज्यादा पैरवी की थी। तो सीबी मैकफर्सन नामक जो लेखक है, सीबी मैकफर्सन, जिसने कहा था कि लॉक पूंजीवाद का जन्मदाता है। अगला प्रश्न आता है, लॉक के जीवन एवं चिंतन पर किसका प्रभाव पड़ा था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लॉक के जो जीवन था उस पर सबसे ज्यादा किसका प्रभाव पड़ा था। तो पहला तो उसका जो प्रभाव पड़ा था वो उदार, देखो यहाँ देखिए, उदारवाद, वो एक उदारवाद का प्रवक्ता था, पूंजीवाद का जन्मदाता था। तो ये जो उसकी जो फिलोसॉफी थी, इस फिलोसॉफी पर उसके जीवन में किसका जो प्रभाव पड़ा था। तो पहला उसके जीवन पर जो प्रभाव पड़ा था वो था
1688 की गौरवपूर्ण क्रांति, विद्यार्थियों को मालूम हो कि ब्रिटेन के इतिहास में एक ऐसी एक क्रांति हुई थी जिस नाम तो क्रांति था, लेकिन बिना किसी लड़ाई झगड़े की, बिना रक्त बहाए, बिना हथियार उठे एक देश की सत्ता में परिवर्तन हो गया था। और वहां पर एक राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वो सीमित राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था एक लोकतंत्र में कन्वर्ट हो गई थी, और पार्लियामेंट जो शासन व्यवस्था है वहां पर मजबूत हो गई थी। तो इस प्रकार से जो 1681 की जो गौरवपूर्ण क्रांति है, वो गौरवपूर्ण क्रांति का जब अध्ययन या इसको इन्होंने लॉक ने जब इसको देखा था, तो उसके ऊपर देखा कि मनुष्य एक उदारवादी प्रवृत्ति का होता है। उसके बाद में हुकर का जो दर्शन था, जिसमें सहमति की अवधारणा पर आधारित था। और तीसरी बात थी हॉब्स के व्यक्तिवादी विचारों का प्रभाव। लॉक के जीवन में हॉब्स, क्योंकि हालांकि जो हॉब्स था वो निरंकुश शासन का पक्षधर होने के बाद में भी वो प्रथम व्यक्तिवादी था, व्यक्ति को सबसे ज्यादा महत्व देता, राज्य की आवश्यकता वो व्यक्ति को सर्वोच्च मानता था, इसलिए ये भी इसके जीवन पर प्रभाव पड़ता। उसके बाद में जो आपके लघुतरात्मक जो क्वेश्चन आते हैं उसमें इस टाइप के प्रश्न पूछते हैं कि लॉक के प्राकृतिक अवस्था की विवेचना कीजिए, लॉक के सामाजिक समझौते की प्रमुख क्या क्या विशेषताएं बताइए। उसके बाद में इस टाइप का जो प्रश्न पूछते हैं, लॉक के शासन संबंधी विचारों की समीक्षा कीजिए, लॉक के क्रांतिकारी विचारों को बताइए। इस टाइप का तो आपकी जो लघुतरात्मक प्रश्न पूछते हैं। अगर आपकी जो बड़े प्रश्न निबंधात्मक आता है उसमें पूछते हैं हॉब्स और लॉक के सामाजिक समझौते सिद्धांत की तुलना कीजिए, या लॉक के सामाजिक समझौते के बारे में बताइए। विद्यार्थियों, इस टाइप की जो प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम लोग प्रयास करेंगे कि प्रत्येक सप्ताह में प्रत्येक क्लास का एक एक जो यूट्यूब वीडियो है हम परीक्षा मंथन कार्यक्रम को लेकर डालेंगे, जो विद्यार्थियों की परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आशा करते हैं आप लोग इसका अवलोकन करेंगे और घर बैठे नोट्स बनाएंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।